हम लोगों का एसपीएम का स्टडी नोट 2 चल रहा है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेंचमार्किंग क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि बेंचमार्किंग का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड सेट करना। आप स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो और फिर उसके लिए काम करते हो, उसको अचीव करने के लिए, उसको बेंचमार्किंग बोला जाता है। यहां तक कल हम लोगों ने पढ़ लिया था बेंचमार्किंग के रिगार्डिंग। अब इस बेंचमार्किंग टॉपिक के अंदर ही हम एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं कि बेंचमार्किंग से फायदे तो बहुत सारे हैं जो कि हमने कल देखे थे, ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, बेनिफिट देखे थे, लेकिन कुछ डिफिकल्टीज भी आ जाती हैं। कभी 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 ऐसा हो जाता है कि बेंचमार्किंग की वजह से बेनिफिट की जगह डिफिकल्टीज आ जाती है। हम एक बार वो देख लेते। देखिए, बेंचमार्किंग में आपको प्लानिंग करनी पड़ रही है। सबसे पहले तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है कि आपका बेस्ट प्रोडक्ट क्या है। फिर उसके हिसाब से आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। फिर उसके हिसाब से आप अपनी कंपनी के अंदर नए रूल्स बना रहे हो, नई पॉलिसीज बना रहे हो, नई स्ट्रेटेजीज बना रहे हो। देखो, टाइम कंज्यूमिंग तो है, टाइम तो इसमें ज्यादा लग रहा है, इस बात में कोई शक नहीं। टाइम थोड़ा बहुत वेस्ट भी हो रहा है। और देखिए क्या होता है ना, आप खुद भी अपने ऊपर लेकर देखिएगा कि जब आप सीएमए बन जाओगे और जब आपकी कंपनी में जॉब लग जाएगी, तो यार प्रैक्टिकली एक बात समझने की कोशिश करो कि आप की वो कंपनी नहीं है। आप उस कंपनी के अंदर सिर्फ जॉब कर रहे हो। वो कंपनी आपकी खरीद नहीं ली आपने, या आपका कोई रिश्ता नहीं बन गया चाचा ताऊ का उस कंपनी से। सिंपल सा है कि आप जाओ और अपना जॉब, अपनी ड्यूटी अच्छे से करो, आप अपना काम बढ़िया से करो और आपको उस बात की सैलरी मिल जाए। इतना सा ही मतलब होता है। आप सोचिए, अगर आज आपकी कंपनी रिलायंस में लग जाती है, नो डाउट रिलायंस बड़ी कंपनी है, पर आप क्या करोगे उस कंपनी में जाकर? भाई, आप उस कंपनी में जाकर अपना काम करोगे और उसके बदले में चाहोगे कि आपको टाइम पर आपका पैसा मिले। थोड़ी ना यार, आप कंपनी कल को बोलेगी कि हम तो फलाना कर देंगे, हम तो ढीकना कर देंगे, हम तो ये कर देंगे और हम तो इंटरनेशनल लेवल पे छा जाएंगे। आप बोलोगे ठीक है, करो करो, वो आपका फायदा है, हमें उससे क्या लेना देना है, मैं अपना काम सही से कर दूं। क्या ना, मैनेजमेंट सपोर्ट बहुत बार नहीं मिल पाता। कंपनी तो बड़ी बड़ी सोचती है कि हम यार अब की बार इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएं, नए नए बेंचमार्क बना देती है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने में क्या है ना, मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, हमको हेल्प चाहिए उनकी। लेकिन वो लोग सपोर्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यार उनकी कंपनी नहीं है यार, उनका जितना काम है ना वो उतना ही काम करेंगे। एम्प्लॉयज जो है ना वो रेसिस्ट करते हैं, मन से काम नहीं करते, बहाना बनाना स्टार्ट कर देते। उनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता है ना, उनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, एक कोचिंग के अंदर पहले मैं कहीं पे पढ़ाता था, तो वहां पे क्या होता था कि जब कोर्स करा रहे, तब तो हमने कोर्स करा दिया पूरा, उस वक्त हमने सब कुछ पढ़ा दिया, टेस्ट ले लिए और स्कैनर सॉल्व कर दिया, तो अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया। अब वो कोचिंग वाले क्या करते थे, कोचिंग वाले ना जब एग्जाम आ जाते थे उसके आसपास टेस्ट सीरीज लेते थे और इस बात का वो पैसा चार्ज करते थे बच्चों से। अब सोचिए, स्टूडेंट से पैसा चार्ज करा टेस्ट सीरीज का, और वो पैसा गया कोचिंग वाले के पास। टेस्ट सीरीज बनाएगा कौन? टीचर। चेक कौन करेगा? टीचर। पैसा किसको मिल रहा है? कोचिंग को। टेस्ट सीरीज का पैसा टीचर को नहीं मिला। मैंने ये करने से ऑन द स्पॉट मना कर दिया। मैंने कहा नहीं सर, मैं रेजिस्ट करता हूं, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है सर। मैंने जब पढ़ाया तब मैंने अपना काम पूरा कर दिया, उस वक्त मुझे जितने टेस्ट लेने चाहिए थे मैंने ले लिए। अब आप अगर अपनी कोचिंग का नाम बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी का नाम बढ़ाने के लिए ये टेस्ट सीरीज का ढिंडोरा पीट रहे हो और इसका पैसा ले रहे हो, पैसे दो सर, पैसे दो, मैं खूब बढ़िया टेस्ट सीरीज बना के दे दूंगा, कॉपी चेक कर दूंगा, नहीं तो भाड़ में जाए सर, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना काम पहले ही कर चुका हूँ। यही होता है, मैनेजमेंट जो है ना वो रेजिस्ट करता है, एम्प्लॉइज रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर पैसा है। और वो यहाँ पर सैलरी हाइक नहीं हो रही है ना, कंपनी काम ज्यादा करवा रही है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ा रही।
अच्छा, बहुत बार देखो, बहुत बार कंपनी सिर्फ सोच के रह जाती है और पेपर पे लिख के रह जाती है। जैसे बहुत बार होता है ना, स्टूडेंट रात को सोचता है कि यार कल से तो मैं बहुत खतरनाक वाला पढ़ूंगा, धूम मचा दूंगा, और वो पेपर लेके बैठ जाता है और टाइम टेबल बनाता है, और बाद में वो उसी टाइम टेबल को ढूंढने बैठता है, बोला यार वो कहाँ पे चला गया, ध्यान ही नहीं है मेरे को। पेपर गोल बने रह जाते हैं, पेपरों पे लिख दिया गया। जैसे इंडिया ने क्या लिख दिया था 2019 में, जब चुनाव जीत कर आया था हमारा भारत, बीजेपी जीत कर आई थी, तो उन्होंने बोला अब की बार हमारा एम है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देखा जाए तो वो पेपर पे ही धरी रह गई, क्योंकि एक तो कोरोना ने सब मामला गड़बड़ कर दिया, कोई करे तो क्या करे भाई, जब धंधा सबका बंद पड़ा है, लॉकडाउन पड़ा है, बिजनेस चल ही नहीं रहा, तो 5 ट्रिलियन क्या 1 ट्रिलियन भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा अचीव करना, है ना। फिर भी गवर्नमेंट ने खूब अपने हाथ पैर मार लिए, लेकिन देखा जाए तो 5 ट्रिलियन अब की बार तो पेपर गोल जैसा ही नजर आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, बहुत बार होता है लोग लोग ना कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लोगों का एटीट्यूड बन जाता है ये कि यार सामने वाला अगर कुछ कर रहा है तो चलो मैं भी इस तरीके का दिखा देता हूं। अब देखिए हर जगह की होड़ है, आप कोई सी भी कंपनी को ले लो, कोई सी भी कंपनी को ले लो, आप, मैं आपको बोल रहा हूँ, फ्लिपकार्ट अगर एक बार ये बोल दे कि हम जो है वो दिवाली का या किसी का भी दशहरा का हम सेल लगा रहे हैं, अगले दिन अमेजन का ऐड आ जाएगा, और अगले दिन कोई दूसरी मीशो वीशो कंपनियां चल रही हैं आजकल, इनका ऐड आ जाएगा, और भी कोई है मिंत्रा या कोई दूसरी कंपनी, उनका सेम करते हैं भाई, सब सेम करते हैं। आप कोई सा कंपनी, आप किसी कोचिंग में भी ऐसा होता है, कोचिंग में भी अगर किसी ने बोला कि हम क्रैश कोर्स निकाल रहे हैं, दूसरा वाला क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज निकाल रहे हैं, दूसरा वाला टेस्ट सीरीज, हर चीज का तो बहुत बार कॉपी पेस्ट हो जाता है। बंदा क्या है, अपने मन से नहीं कर रहा है, बस सामने वाले को देख कर रहा है। क्लियर है। तो ये कभी कभी डिफिकल्टीज भी आ जाती हैं बेंचमार्किंग के अंदर। मुझे बताएंगे सभी बच्चे, यहां तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बिंदास दोबारा मैं समझा दूं। क्लियर है, ओके, वेरी गुड। तो देखिए अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा बैलेंस स्कोर कार्ड, उसके बाद में हमने पढ़ा डू पॉइंट एनालिसिस, और उसके बाद में फिर हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद में फिर हम लोगों ने पढ़ा बेंचमार्क। ठीक है, एक बार मेरे पास क्वेश्चन आया, सर सेकंड पॉइंट दोबारा से बता दो। सेकंड पॉइंट दोबारा से बता देता हूं, बिल्कुल। देखिए आज अगर कोई भी कंपनी, आज अगर कोई भी कंपनी ग्रो करना चाहती है, तो जरूरी है कि उस कंपनी का मैनेजमेंट उसका साथ दे। अगर उस कंपनी का मैनेजमेंट उसका साथ नहीं देगा तो वो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी, तो वो कंपनी ग्रो नहीं कर। अब क्या होता है यार, देखो मैनेजमेंट उतना काम तो डेडिकेशन से करता है जितने का उसको पैसा मिलता है, लेकिन कंपनी अपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए क्या करती है ना, कंपनी अपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए मैनेजमेंट को काम का लोड तो बढ़ा देती है, बेंचमार्किंग अपने लिए स्टैंडर्ड सेट कर लेती है, लेकिन उसका पैसा इंक्रीज नहीं करती है। तो मैनेजमेंट का फिर क्या मन नहीं रहता यार, हाँ पैसे नहीं देते, तो मैनेजमेंट बोलता है अरे यार मैं कोई काम करूंगा उसका फायदा तो कंपनी को मिलना है, मेरे को क्या मिलना, मैं क्यों फालतू में अपने हाथ पैर घिसूं। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट का सपोर्ट है ना, उसमें लैक, उसमें कमी आ जाती है, और रेजिस्ट करने लग जाते हैं, बहाने बनाने लग जाते हैं, मना करने लग जाते हैं, किसी ना किसी तरीके से वो इस चीज को करते हैं। मुझे बताइए समझ में आया है यहाँ तक? हाँ बिल्कुल, पैसा जो है वो मोटिवेशन फैक्टर सबसे ज्यादा है ना। चलिए क्लियर है। तो देखिए अभी तक मैंने आपको बोला, हमने बैलेंस स्कोर कार्ड, डू पॉइंट एनालिसिस और बेंचमार्किंग पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, और काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। देखें, जून 2019 में एक क्वेश्चन आया था, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो मुझको, जल्दी से, फिर आगे कंटिन्यू करूंगा, जल्दी से जवाब देना है मुझे, फास्ट। इतना सोचना नहीं चाहिए यार आपको, इतना नहीं सोचना है, कल ही तो पढ़ाया है, पढ़ाया नहीं था टाइप ऑफ बेंचमार्किंग, उसमें हमने प्रोडक्ट पढ़ा था, कॉम्पिटिटिव पढ़ा था, प्रोसेस पढ़ा था, ब्रांड बेंचमार्किंग कहाँ पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। तो नॉट अ टाइप ऑफ बेंचमार्किंग ब्रांड बेंचमार्किंग, ब्रांड नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा चलो इस वाले को आंसर दे दो, इस वाले का आंसर दे दो जल्दी से। कशिश का सही है, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है।
और बच्चे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, खुद सोचो। देखो जनरली मैं आपको बता दूं, सुन लें आप सभी बच्चे, जनरली जब मैं इस क्वेश्चन का बच्चों से जवाब पूछता हूं तो बच्चे ज्यादातर कभी कभी ये वाला जवाब दे देते हैं। वो ये वाला नहीं देते, ये वाला नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें साफ साफ नजर आ रहा है बेंचमार्किंग जो है वो प्रोडक्शन या प्रॉफिट पे फोकस नहीं करती है। लेकिन बच्चे सोचते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस पर फोकस करती। नहीं यार, कल भी एग्जांपल दिया था आप लोगों की क्लास में, किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको बोला था बेंचमार्किंग कंटिन्यू प्रोसेस है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है। अगर आप सिर्फ बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करने लग जाओगे तो वो तो वन टाइम हो गया, वो तो वन टाइम हो गया। आप उससे अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करो ना। जब आपकी प्रैक्टिसेस, जब आपकी स्ट्रेटेजीज, जब आपके तरीके अच्छे होंगे तो फिर आप हर बार बेस्ट परफॉर्मेंस अचीव कर पाओगे। अगर आप ये फॉलो कर रहे हो ना तो बाय डिफॉल्ट सब कुछ आपके पीछे पीछे चला आ रहा है, सब कुछ आपके पीछे पीछे अपने आप चला आ रहा है। बेंचमार्किंग हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट स्ट्रेटेजी, मैंने बोला ना स्टैंडर्ड्स सेट करने की बात करता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, उसके लिए मुझे क्या चीज फॉलो करनी चाहिए। वो ये नहीं सोचता मुझे इतना प्रोडक्शन, इतना प्रॉफिट, इतना परफॉर्मेंस देना है। उसे पता है कि अगर मैं सही रास्ते पे चला ना, ये सब तो अपने आप ही मेरे पीछे आ जाएंगे। तो याद रखें, सेकंड वाले का जो जवाब है वो आपको बेस्ट प्रैक्टिस लिखना है। जल्दी से बताएंगे, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए आपको? जल्दी से बताएं चैट पर मुझे। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिसंबर 2017 में 10 नंबर का क्वेश्चन देखो। दिसंबर 2017 के अंदर 10 नंबर का क्वेश्चन आया। कितना कितना आसान सा क्वेश्चन है। बेंचमार्किंग क्या होता है? बेंचमार्किंग के दो टाइप को एक्सप्लेन कर दो। हमने 6 पढ़े थे, तो 5 पढ़े थे, उनमें से 2 बता दो, और उसके बता दो डिफिकल्टीज बता दो। अभी आप लोगों को बताए, डिफिकल्टीज यहाँ पे बता दी। उसके अलावा टाइप देखो, ये यहाँ पे बता दिए थे टाइप आपको। और उसके अलावा बेंचमार्किंग क्या होता है वो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं आप सभी बच्चे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है और जून 2017 में आया। देखो दिसंबर 2017 में 10 नंबर का, और फिर उससे पहले जून में भी आया था। दोबारा से वही बात पूछ रहा है, बेंचमार्किंग क्या होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग बता दो। तो 6 की 6 टाइप बता दो और बेंचमार्किंग 10 नंबर का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो मुझे बताएं, क्या सभी बच्चे यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ? बैलेंस स्कोर कार्ड के क्वेश्चन कर लिए, डू पॉइंट के मैंने आपको बता दिए, और बेंचमार्किंग के अपन लोगों ने कर लिए। क्लियर है? चलो अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट। अब इसके बाद में मैं एक नेक्स्ट कंसेप्ट समझा रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं एक नेक्स्ट कंसेप्ट समझाने वाला हूं, उस कंसेप्ट का नाम है बेंच ट्रेंडिंग। इस वाले टॉपिक के ऊपर आज तक क्वेश्चन आया नहीं है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि ये अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, ये नया टॉपिक है, इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट मानते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो अब मैं इस टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगा, उसके लिए पहले आप एक एग्जाम्पल सुने आराम से, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है जी, देखिए देखिए, ये हैं कालीन भैया, इनकी कंपनी है खुद की। और ये है बबलू भैया, इनकी भी खुद की एक कंपनी है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ये थोड़े सीनियर हैं। तो अब देखते हैं, ये बोल रहे हैं, बोलो भाई बबलू बेटा, मार्केट में यार चेंजेस आते रहते हैं, मैंने देखा है मार्केट में चेंजेस आते हैं। अब मार्केट में जो चेंजेस आते हैं, या फिर मैं ये बोलूं चेंजेस की जगह कि जो बेंचमार्क सेट किए जाते हैं कंपनीज के द्वारा, ये किन फैक्टर से अफेक्टेड होते हैं। मतलब कोई कंपनी अगर अपने अंदर चेंज लेकर आ रही है, अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज कर रही है, प्रोडक्ट को चेंज कर रही है, अपने तरीके चेंज कर रही है, या फिर इसी बात को मैं ऐसे बोल दूं कि कंपनी अपने लिए कुछ नया बेंचमार्क सेट कर रही है, तो यार आंखें बंद करके हवा में थोड़ी ना सेट कर देती होगी भाई। कुछ ना कुछ तो फैक्टर होता होगा ना। कंपनी को कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी, कंपनी ने कुछ सोचा होगा दिमाग, वो क्या फैक्टर्स हैं जिनको सोचकर कोई भी कंपनी अपना प्रोसेस चेंज करती है या अपने लिए नया बेंचमार्क सेट करती है। ये बात कालीन भैया ने बबलू से पूछी, तो वो बोला, बोलो भैया जी देखो,
कोई एक फैक्टर नहीं है कि मैं आपको बोल दूं ये फैक्टर है और इस फैक्टर के बेसिस पर दुनिया की सभी कंपनीज अपना बेंचमार्क सेट करती हैं। कोई एक फैक्टर या कोई एक प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कभी कभी पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, कभी कभी सोशल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, कभी कभी इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, कभी कभी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। डिपेंड करता है मार्केट में किस चीज का इस वक्त बोलबाला है, मार्केट में किस चीज का ट्रेंड चल रहा है। बोला एग्जाम्पल के तौर पे आप समझने की कोशिश करो, 90s का जब टाइम चलता था ना, उस टाइम पे मल्टी हीरो मूवीज बनती थी। तो देखो शोले बनी, उसमें मल्टी हीरो, बॉर्डर बनी, ज्यादा हीरो होते थे क्योंकि वही ट्रेंड था उस वक्त। फिर ट्रेंड आया कॉमेडी मूवीज का, गोविंदा खेल गया अपना। फिर आया एक्शन का, तो सलमान खान खेल गया। फिर आया वेब सीरीज का, तो नए नए लोग खेल गए। अब यूट्यूब का चल रहा है, तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आराम से अपना काम चला रहे हैं। ये ट्रेंड है, ये नया नया चलता है। जैसे कंपनीज के अंदर पॉलिटिकल भी चलता है बहुत बार। आप देखिए जब चुनाव होने वाले थे, जब इलेक्शन होने वाले थे, आप देखिए कितनी सारी कंपनीज ने मूवीज को प्रोड्यूस करा। भाई जो मूवी बनती है उनके अंदर जो पैसा लगता है वो पैसा तो कंपनी लगाती है ना। रिलायंस एंटरटेनमेंट पैसा लगाती है, इरोज नाउ पैसा लगाती है, ऐसे करके कितनी सारी कंपनियां पैसा लगाती हैं, है ना। रेड चिलीज, बीइंग ह्यूमन, आमिर खान, अजय देवगन, इन सब ने अपनी अपनी, अक्षय कुमार ने कंपनियां बना दी हैं और ये लगाते। तो देखो इलेक्शन के टाइम पर एक तो बनी थी वो मनमोहन सिंह के ऊपर, एक बनी थी खुद मोदी करके एक पिक्चर आई थी, ऐसा ही कुछ नाम, नरेंद्र मोदी करके शायद कुछ नाम था उनका, मोदी जी के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर बनी थी। ये हमारे जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर साहब थे उनके ऊपर। इसमें इनका नेगेटिव दिखाया था, इनमें इसका पॉजिटिव दिखाया था। ये पॉलिटिकली तो है, चुनाव ही तो अफेक्ट किया जा रहा है। आप देखिए इलेक्शन कमीशन ने मना तक कर दिया था, इतनी बेकार ये पिक्चर बनाई गई थी कि इसमें सब कुछ डींगे हाकी गई थी कि मोदी जी पहले कहाँ पैदा हुए, फिर वो वहां चले गए, फिर उन्होंने स्वतंत्रता लड़, पता नहीं जाने क्या, मतलब सलमान खान दिखा दिया इन्होंने। बहुत सारे ट्रेंड होते हैं, कभी कभी सोशल आ जाता है। आप देखिए मार्केट में जब सोशल चलने लग जाता है, पतंजलि खेल गया। पतंजलि क्यों चला? पतंजलि के चलने के पीछे बहुत सारे कारणों में से एक कारण तो यही था, स्वदेशी। उसने हमेशा सिर्फ इसी बात पर जोर दिया, स्वदेशी 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 स्वदेशी। और स्वदेशी बोल बोल के जीन्स बेचने लगे जो बाहर से बन के आती है। सोशल फैक्टर भी हो जाता है कभी। अब जब ये स्वदेशी चलने लग गया था तो बहुत सारे लोग आ गए थे। पिछली साल देखो जब टिकटॉक बैन हुआ तो लोगों ने क्या लिखना स्टार्ट किया, जो भी एप्लीकेशन लिखते थे ना लोग, उसके नीचे ये जरूर लिखते थे मेड इन इंडिया, जिससे लोगों का क्या होता है, एक सिंपैथी मिल जाती है, इंडिया में बनाए हम तो खरीदेंगे इसको। बहुत बार इकोनॉमिकल फैक्टर आ जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है तो फिर क्या नाम है, दबंग जैसी मूवी बनाने लग जाओ बस। बहुत बार टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, बोले ये डिपेंड करता है। कोई भी कंपनी जब अपना मार्क सेट करती है, बेंचमार्क या प्रोसेस, बहुत सारी कंपनीज, वो डिपेंड करता है उस वक्त मार्केट में किस चीज का बोलबाला है, लोग किस चीज की तरफ झुकाव रख रहे हैं। अगर लोग पॉलिटिकल में झुकाव रख रहे हैं तो देखिए जब भी पॉलिटिकल पार्टीज के कंपेन होते हैं तो सभी कंपनियां जो हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज के नाम की टी शर्ट बनाने लग जाती हैं, मास्क मुखौटा बनाने लग जाती हैं। पब्लिक इंटरेक्शन सबसे ज्यादा है ना, बहुत बार लोग सोशल पे जाते हैं, बहुत बार लोग इकोनॉमिकल पे जाते हैं, ये ट्रेंड चलता है। तो ये कालीन भैया बोले, बोले यार तुम्हारी बात आ गई हमको समझ में भाई साहब, हमें ये समझ में आ गया कि तुम बोल रहे हो कि कोई भी कंपनी जब अपने बेंचमार्क सेट करती है तो बेंचमार्क सेट करते वक्त बहुत सारे प्रोसेस देखे जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, और ये फैक्टर्स हो सकते हैं और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। बोले यार इन फैक्टर्स को या फिर इन ट्रेंड को हम कंपनी की भाषा में क्या बोलते हैं? बोला हम बेंच ट्रेंडिंग बोलते हैं। बेंच ट्रेंडिंग का मतलब है कि हम ये देखते हैं कि मार्केट में किस चीज का ट्रेंड चल रहा है, कंपनियां किस चीज को अपना बेंचमार्क बना रही हैं। क्योंकि ज्यादातर कंपनियां एक ही चीज को अपना बेंचमार्क बनाती हैं, आखिर क्यों बना रही हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं हम। इस वजह से सभी कंपनियां ये वाला बेंचमार्क बनाने की कोशिश करती हैं। तो ऐसा भाई साहब को पूरी बात समझ में आ गई? बोलो बड़ी तेज बुद्धि है भाई साहब तुम्हारी। ये है बेंच ट्रेंडिंग। मुझे बताएं समझ में आया कि नहीं आया? आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया? नया कंसेप्ट है इसलिए आज तक इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। चांसेस हैं शायद आ जाए, चांसेस है शायद ना आए, कंफर्म कुछ नहीं बोला जा सकता।
सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है, आपको ये पता होना चाहिए बेंच ट्रेंडिंग का मतलब क्या होता है। बेंच ट्रेंडिंग का मतलब होता है जहां पर हम बहुत सारे बिजनेस प्रोसेस को देखते हैं, है ना, जो बिजनेस के लीडर से देखा जाता है वो किस ट्रेंड में मूव कर रहे हैं, और उसको बेंच ट्रेंडिंग बोला जाता है। मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं कि सर समझ में आ गया। ओके, इसमें एक शब्द का आपको बच्चों ध्यान रखना है। यहां पर देखो आप, ये देखो, ये देखो, पैराडिग्म ब्लाइंडनेस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं समझाता हूं, देखो बहुत इजी है। मुझे बताओ, दंगल मूवी देखी है क्या आपने? दंगल मूवी देखी है क्या आपने? दंगल मूवी सबने? चल, अच्छा, आपको वो वाला सीन याद है क्या? वो वाला सीन याद है क्या कि जब उसकी छोटी बेटी जो होती है, जो छोटी बेटी होती है ना, जो वो भी रेसलर होती है, जो छोटी बेटी होती है, जब वो मेडल जीतती है, जब वो मेडल जीतती है, फिर वो अपने पिता को लेकर पिता के पास में मेडल लाती है। पिता जो आमिर खान होता है वो उस दीवार पे उस मेडल को टांग देता है। तो फिर वो बेटी बोलते है कि पिताजी आप, क्या हुआ, आप ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हो, आपको खुशी नहीं हुई क्या, या फिर मैं सही तरीके से नहीं खेल पाई आज? तो आमिर खान बोलता है बेटा तू बहुत सही तरीके से खेली, लेकिन मेरे को अब टेंशन ये है कि अब तू चली जाएगी किसी दूसरे बड़े कोच के पास में, और तेरा बाप जिसने तेरे को इतना खेलना सिखाया वो तेरे लिए आज पुराना हो जाएगा जैसे तेरी बड़ी बहन के लिए। फिर देखो फिर क्यों बोलता है, अब आया हूं मैं मुद्दे की बात। फिर वो ये बोलता है बेटा तू एक बात का ध्यान रखना कि तू यहां तक कैसे पहुंची है। आंख बंद करके तू अपने उस मेथड को ध्यान रखना, क्योंकि वो तेरी स्ट्रेंथ है। जिस चीज ने तेरे को नीचे जीरो से लेकर यहां तक पहुंचाया, वही चीज तुझको आगे लेकर जाएगी। तो तू, तेरा जो प्रोसेस है ना, जिस प्रोसेस पे तू चल रही है, जिस तरीके से तेरा नेचर है, मतलब जो तेरे खेलने का तरीका है, जो तेरी स्ट्रेटेजी है, उसको मत बदल देना, अपना गेम मत भूल जाना। अपना यहां से तू गेम भूल गई ना, तो फिर तू आगे नई नई टेक्निक सीख ले, वो अच्छी बात है, लेकिन तेरा गेम का नेचर ऐसा होना चाहिए। आंखें बंद करके अपना धंधा उसी तरीके से करना, जिस चीज में तुम बेस्ट हो, जो तुम्हें लगता है इससे अच्छा कोई, तुमसे अच्छा ये काम कोई कर ही नहीं सकता, और अगर तुम इस काम को इसी तरीके से करोगे तो ही तुम फायदे में रहोगे, वरना तुम लुढ़क जाओगे। तो उस चीज पर तो आंखें बंद करके चलती रहना। तो बहुत बार ना ऐसा ट्रेंड आता है, आप देखिए कुछ चीजें कभी ना फ्लॉप नहीं होंगी, कुछ चीजें कभी फ्लॉप नहीं होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, मैं मूवीज की अगर बात करूं, क्योंकि इससे बच्चों को एग्जाम्पल समझने में जल्दी अच्छा रहता है। मूवीज की अगर मैं बात करूं, आप देखिए सब तरह की मूवीज अगर पिट भी जाए, कॉमेडी पिट जाए, एक्शन पिट जाए, फलाना ढीकना पिट जाए, लेकिन आप देखिए जो देशभक्ति वाली मूवीज होती है ना, देशभक्ति वाली जो मूवीज होती है, वो हमेशा चलती है, वो हमेशा चलती है। भले ही से उसमें सच दिखाया है, भले ही से उसमें झूठ दिखाया है कि इंडिया वाले ने अमेरिका वाले को पीट मारा, चाहे से कुछ, ये हमेशा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर आंख बंद करके हमें पता होता है ये काम होने दो, ये काम होने दो, क्योंकि ये बेस्ट है हमारे। मुझे बताएं यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं? तो बेंच ट्रेंडिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस शब्द का बस मैंने मतलब बताया है, बाई चांस अगर ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसका मतलब लिख सके, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये बताया। ठीक है, बाकी तो ये वो सेम चीज है, वो रिपीटेड। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बहुत इजी टॉपिक है, मुझे लगता है बहुत बार पढ़ चुके होंगे अपनी लाइफ में आप लोग इसको। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मैं इस वाले टॉपिक पर ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा मैं इसको, क्योंकि ये पढ़ने वाला खुद के आपके लिए पढ़ने का टॉपिक है। हमें मोटा मोटी कुछ चीजें समझा देता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, आप बच्चे जवाब दें। दो कंपनियां हैं, दो कंपनीज हैं, एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी। इस कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, टॉप लेवल मिडिल लेवल से बात नहीं करता, मिडिल लेवल लोअर लेवल से बात नहीं करता, लोअर लेवल कस्टमर से बात नहीं करता, कस्टमर बेचारे डोल रहे हैं इधर उधर। एक ये कंपनी है जिसमें हर तरीके की इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है टाइम टू टाइम, और सभी कंपनी के डिपार्टमेंट्स जो है
उनके पास में प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयर होती है, उसके बाद में वो प्रॉपर प्लानिंग करके अपना काम धंधा चलाते हैं। मुझे बताइए आपको क्या लगता है कौन सी वाली कंपनी सक्सेसफुल है? बी कंपनी बेस्ट। यही है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यही है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस बात को अगर मैं ऐसे बोल दूं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है कम्युनिकेशन होना चाहिए सबके बीच में, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। इसको कंपनी की भाषा में बोलते हैं बबल क्रिएट ना हो जाए लोगों के बीच में। याद रखिएगा, बबल क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि बबल बबल होता है ना ऐसा, वो क्या करता है, दूरी तय कर देता है लोगों के बीच में, हवा भर लेता है अपने बीच में। बबल बबल क्रिएट ना हो जाए कंपनी में, कम्युनिकेशन रहना चाहिए। और कंपनी के सभी लोगों को जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो उन तक पहुंच जानी चाहिए। हाँ, जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको आप अपने पास में रख सकते हो, लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के पास में पहुंचनी चाहिए। तभी जाकर क्या होगा, अगर सही तरीके से ट्रांसमिट करोगे डेटा को, तो ही जाकर कंपनी सही से काम कर पाएगी। अदरवाइज तो आधा लोग तो ऐसे अटक जाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं जिस कंपनी में काम किया करता था, उसमें मैं था सीएस डिपार्टमेंट के अंदर, एक सीए का डिपार्टमेंट था वहां पर, और एक सीएमए का डिपार्टमेंट था वहां पर। पता है, लोगों में बस यही लड़ाई चल रही थी, ईगो की लड़ाई चल रही थी। सीएस वाले बोलते थे हम बेटर है, हमारे बिना ये कंपनी नहीं चलती। सीए वाले बोलते थे हमारे बिना ये कंपनी नहीं चलती। सीएमए वाले बोलते थे हमारे बिना ये कंपनी नहीं चलती। और पता है, इस चीज से ना किसी को फायदा नहीं हो रहा था, सिर्फ नुकसान हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ नुकसान। हमको भी हो रहा था, सबको, आपस में अपने कैरियर को लेके, क्योंकि हम बहुत गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। आपको फ्यूचर में अगर सक्सेसफुल करना है तो आपको दूसरे की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और उससे चार बातें सीखनी पड़ेंगी, और अपनी लाइफ में उनको यूज लेना पड़ेगा। आप ग्रो कर जाओगे। उससे नुकसान हो रहा है सबको। ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सही नहीं है। कंपनी के अंदर अगर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, सभी डिपार्टमेंट्स जो है वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, तभी जाकर सही से काम चल सकता है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, प्रॉपर उसकी प्रोसेसिंग करो, उसको रिट्राइव करो, उसको ट्रांसफर करो कंपनी के सभी लेवल्स के पास में। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात ये आ जाती है कि हमने यहां तक ये पढ़ लिया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है इंफॉर्मेशन सबके पास में होनी चाहिए। कंपनी के अंदर एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें सबके पास में इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। अब हम ना इन तीनों शब्द को अलग अलग करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, 10 नंबर का क्वेश्चन है ये टॉपिक 10 मार्क्स का है। आप लोगों को लगेगा कि सर आप बड़ी जल्दी जल्दी इसको, हाँ मैं जल्दी करवाऊंगा इसको, क्योंकि मुझे लगता नहीं है मेरे ज्यादा इस पे ध्यान देने से आप लोगों के लिए कोई फायदा है। ये खुद पढ़ने वाली चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। सीएमए फाइनल में आ चुके हो। देखें अब आप लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हम मैनेजमेंट का मतलब क्या है। अरे मैनेजमेंट का मतलब है कि कंपनी जो है वो अपना प्लान देखे कि आखिर किस तरीके से हमको काम करना है, और उस हिसाब से कंपनी के अंदर मैनेजमेंट को लेकर आओ। आप समझने की कोशिश करना। अगर आपकी कंपनी टेक्निकल डिपार्टमेंट की कंपनी है, तो आप ऐसा बंदा रखो ना जिसे टेक्नोलॉजी की नॉलेज। और अगर आपकी कंपनी मार्केटिंग की कंपनी है, तो ऐसा बंदा लेकर आओ ना जो मार्केटिंग की नॉलेज रखता हो। तो उस बंदे को लेकर आओ जो आपके हिसाब से स्किल्ड है और सही तरीके से काम करेगा, और हर जगह पर अपना कंट्रोल करके चलेगा, लोअर से अपर लेवल तक वो बीच में कम्युनिकेशन करके रहेगा। तो मैनेजमेंट इस तरीके का होना चाहिए। हाँ, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, बिल्कुल सही बंदा होना चाहिए आपके पास में जो आपकी बात को सुने, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन का मतलब है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, यूजफुल कॉन्टेक्स्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, एक बार की बात है, मैं एक क्लास ले रहा था, तो काफी बच्चे बैठे थे उसमें, है ना। एकदम से एक बच्चा बोला कि सर क्या नाम है, ऐसे पर्सनल इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन पूछने लगा। ऑन द स्पॉट जवाब आया कि बेटा ये रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है, और मैं आपका रिश्तेदार नहीं हूँ जो आपको मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। आप ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उससे रिलेटेड बातें पूछो, मैं पढ़ा दूंगा, वरना टाटा बाय बाय। भाई आप कंपनी के अंदर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ही तो कलेक्ट करके रखोगे ना, यूजफुल कॉन्टेक्स्ट ही तो कलेक्ट। ऐसा थोड़ी है कि कंपनी में कुछ भी हुआ उन सबका ही कच्चा चिट्टा करके बस कंपनी के अंदर बोझ बढ़ाते जा। अरे नहीं यार, राइट इंफॉर्मेशन लेकर आओ ना, ऐसी इंफॉर्मेशन जो सच में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हमारी कंपनी को अफेक्ट करती है, जिसकी हमें जरूरत है। ऐसी फालतू की चीजों को इकट्ठा करोगे फिर तो पागल हो। हाँ, रिजल्ट के लिए इंपॉर्टेंट है बिल्कुल।
अब सबसे मैं दोबारा से बोलता हूं, देखें एक बार, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मूव कर रहा हूं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मैं वो उस पर मूव करने वाला हूं, इसलिए मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं आपको। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कंपनी को ऐसी स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए कि कंपनी के सभी लेवल्स के पास में इंफॉर्मेशन बहुत इजीली शेयर की जाए और सबके पास में इंफॉर्मेशन का एक्सेस होना चाहिए, जिससे हर कोई कंप्लीट तरीके से काम कर सके। दूसरा, हम उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बना सकेंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बना सकेंगे? अगर लोगों में कम्युनिकेशन ही नहीं है तो क्या होगा? कोई बंदा बोलेगा साहब मेरी गलती नहीं है, आप इससे पूछो, इस पे पेनल्टी लगाओ, वो बोलेगा इस पे लगाओ, वो बोलेगा इस पे लगाओ। लेकिन अगर हमारे पास में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सब लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, तो फिर हम अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स कर पाएंगे। मैनेजमेंट का मतलब है वैसा बंदा लेकर आओ जो आपके कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, जो सही तरीके से काम कर सकता है, जो सही तरीके से मॉनिटरिंग कर सकता है, जो सही तरीके से कंट्रोल कर सकता है ना, उसको लेकर आओ। इंफॉर्मेशन का मतलब है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, जो कि आपकी फ्यूचर सेल्स को बढ़ाते हैं, जो कि कंपनी की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ऐसी चीजों को लेकर आओ, फालतू के मुद्दों को उठा के मत लेकर आ जाओ। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे सब समझ में आ गया यार, लेकिन सर एक डाउट है। बोला सर डाउट ये है मेरा कि सर अब तो नया जमाना आ गया सर, अब तो सर नया जमाना आ गया। मैंने कहा हाँ भाई आ गया नया जमाना। बोला सर पुराने जमाने में तो रजिस्टर बनते थे सर, बहुत सारे रजिस्टर पे रजिस्टर पे रजिस्टर रजिस्टर बनते चले जाते थे। मैंने कहा हाँ यार बात सही है। फिर उनके लिए एक अलग से कंपनी में एक ऑफिस रखते थे, कमरा रखते थे, उसमें बस फाइलें पड़ी रहती थी, धूलें जम जाती थी उस पर। मैंने कहा सही है। उस पे सर इंफॉर्मेशन हमें कभी पुरानी निकालनी हो तो हमारे प्राण निकल जाते थे कि इतनी सारी फाइलों में से कौन सी फाइल होगी जिसमें हमें मुद्दे की बात चाहिए। मैंने कहा यार सही है। बोला सर लेकिन आज तो नया जमाना आ गया यार, आज तो सर हमारे पास में आईसीटी है सर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है सर। पहले के टाइम पे सोचिए, ये कंपनी है, ये कंपनी का एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट को इस डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन भेजनी है तो राजू भैया नाम के एक आदमी कंपनी में काम करते थे, वो बेचारे देने जाते थे। लेकिन आज आज हमारे पास में टेक्नोलॉजी है। आज कंपनी के अंदर सभी लोगों को एक ईमेल आईडी दी जाती है ना, उसे आउटलुक बोलते, कंपनी के आउटलुक ईमेल आईडी दी जाती है। बंदा बस यहां से एक बार मेल भेजेगा और कंपनी के सब लोगों को मिल जाएगा। कंपनी के पुराने रिकॉर्ड्स को एक सेकंड में ढूंढ सकते। तो आज के टाइम पे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा रहा है। आज देखिए कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, तो एक काम करो, उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को ना सीधे शब्दों में मत लिखो, उसकी डिकोडिंग कोडिंग कर दो, जिससे हमें जिस तक पहुंचाना है बस उसी तक मिल जाए। सही तरीके से वर्क फ्लो रहेगा। जीपीआरएस का यूज करने लग गए हैं आजकल। आप देखिए आज कहीं पे आप ओला को देखिए, ओला को देखिए, आप उबर को देखिए, आप रैपिडो को देखिए। अगर जीपीआरएस ना हो तो इनके ड्राइवर तो इन बेचारी कंपनियों को बर्बाद करके एक दिन में पटक दें। लेकिन इन कंपनियों को पता होता है हमारा ड्राइवर कहां से कहां पे जा रहा है, जीपीआरएस के थ्रू, है ना, सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू पकड़ में आ जाते हैं। तो कितने सारे फायदे हमारे लिए हो गए हैं कंप्यूटर की वजह से। इनमें से एक जो सबसे मेन फायदा है वो है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं अभी और समझाऊंगा। मैं दोबारा से बता देता हूं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में मैंने यहां तक बताया। पहले मुझे सभी बच्चे बताएं यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं, जो अभी तक मैंने आपको बताई है उसमें डाउट तो नहीं है? यहां तक का मुझे क्लियर करें, एकदम क्लियर होना चाहिए आपको, मस्ती से मजे से। चलिए अब देखें, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना। एक कहानी सुननी है आप लोगों को, बहुत ध्यान से इस कहानी को सुनेंगे आप। हम देख रहे हैं लाला जी की दुकान को। लाला जी की दुकान यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं ओल्ड कंसेप्ट बता रहा हूं, मतलब ये लाला जी पुराने जमाने के लोग हैं। तो ये बंदा आया, लाला जी का जानकार है, बोला क्या हो गया यार लाला जी, बड़े परेशान से लग रहे हो यार, गांव की भाषा में बात कर। बोला परेशान हो गया हूँ यार, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ भाई, बहुत टेंशन चल रही है लाइफ में। बोले किस बात की टेंशन है?
बोला टेंशन ये है यार, परचेज का अलग रजिस्टर बनाओ, सेल्स का अलग बनाओ, उधार वालों का अलग बनाओ, सप्लायर का अलग बनाओ, दुकान पर काम करने वाले लड़के का अलग बनाओ, फलाने का अलग बनाओ, ढीकने का अलग बनाओ। यार लाला जी किस बात की टेंशन लेते हो यार, जमाना बदल गया लाला जी। अब आपको हर चीज के लिए अलग अलग रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप सॉफ्टवेयर खरीद लो लाला जी। अब आप सॉफ्टवेयर्स के अंदर कंप्यूटर पे इन चीजों को मैनेज कर सकते हो। लाला जी और गुस्से में आ गए, बोला यार तुम क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, यहाँ पे कम से कम मैं रजिस्टर खरीद रहा हूँ, वो मेरे को 10 रुपए का एक रजिस्टर पड़ता है, तुम बोल रहे हो सॉफ्टवेयर खरीद लो, मतलब परचेज का सॉफ्टवेयर अलग अलग खरीद लो, सेल्स का अलग खरीद लो, उधार का अलग खरीद लो, सप्लाई का अलग खरीद लो। अरे बोला नहीं नहीं लाला जी, नहीं नहीं, देखो मार्केट में ना ऐसा सॉफ्टवेयर आता है जिसमें आपको इन चीजों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर नहीं खरीदने, एक सॉफ्टवेयर खरीदना है, एक। उस एक सॉफ्टवेयर के अंदर 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 अपने आप सब सॉफ्टवेयर्स आते हैं, सेल्स वाले का वो, मतलब एक सॉफ्टवेयर में आपका सब काम हो जाएगा और बहुत जल्दी से आपको इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी और आप इंफॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हैं किसी के साथ में, और जो शेयर नहीं करनी है उसे लॉक भी कर सकते हैं अपने पास में पासवर्ड लगा के। बड़ा मस्त आता है आजकल का सॉफ्टवेयर, एक ही सॉफ्टवेयर से सब काम हो जाएगा। लाला जी खुश हो गए, बोला यार नाम क्या है उस सॉफ्टवेयर को, क्या बोलते हैं? बोला उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, वो बोला जाता है इस सॉफ्टवेयर। ध्यान से देखें, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक्चुअली में एक सॉफ्टवेयर होता है और उस सॉफ्टवेयर के अंदर काफी सारे सब सॉफ्टवेयर्स होते हैं और ये एक तरीके से इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि इस एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर आप कंपनी के हर तरीके की चीज रख सकते हो। सर हर तरीके की मतलब देखो देखो परचेज ऑर्डर, देखो सेल्स ऑर्डर, देखो रिसिप्ट, देखो इन्वेंट्री, देखो फिनिश गुड्स, देखो स्टोर्स के बारे में हर चीज। इवन इसके अंदर ये भी रख सकते हो कंपनी के एम्प्लॉयज जो हैं उनको सैलरी गई कि नहीं गई, किसने ओवर टाइम काम किया, किसने किसको कितने वेजेस मिलने चाहिए, ये चीज तक रखी जाती है। एक एक इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, हर चीज फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल सब इंफॉर्मेशन आ जाती है इसके। हाँ एक तरीके से टैली बोल सकते हो आप, बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए तो। बोलो सब आ रहा है यार इसमें, तुम देखो तो सही सब चीज आ रही है, 21st सेंचुरी चल रही है भैया। ये है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मुझे बताएं यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? और बिंदास बताइएगा, जबरदस्ती हाँ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बोल चुका हूं, है ना, समझ में आना जरूरी है, मीनिंग ये है, समझ में आ गया, ओके वेरी गुड। तो अभी हमने पढ़ा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, हमने पढ़ा आजकल आईसीटी की मदद से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे लिए कितना इजी हो गया है। उसके अलावा फिर हमने ये भी पढ़ा कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। अब और ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं MIS के, वो देखिए वो सेम बात लिखी है, देखो देखो, बेस्ट सर्विस दे पाओगे, कॉम्पिटिटिव अपने कॉम्पिटिटर से एडवांटेज मिल जाएगा, फ्यूचर अच्छा हो जाएगा कंपनी का, सही जगह पे काम करने लग जाओगे, सही डिसीजंस लेने लग जाओगे, बढ़िया टेक्निक्स आ जाएंगी, वही बार बार बात करिए। अब देखो एक बार क्वेश्चन देखो, जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो देखो। देखो दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आ चुका है और ये भी दिसंबर, ये 3 नंबर, मतलब टोटल आप देखें तो 13 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। पहला पूछा हुआ है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के बारे में आपको लिखना है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर पूछा है रीजन क्या हो सकते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के फेलियर के। अब ये आपके मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है इसका आंसर, लेकिन डरने वाली बात थोड़ी, आप खुद बना सकते हो। आपको ये समझ में आ गया कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक कंप्यूटर के ऊपर चलने वाला सॉफ्टवेयर है। इसके फेल होने के रीजंस क्या हो सकते हैं, पहले आप बच्चे बताएंगे मुझको, फिर मैं आंसर बता दूंगा और अपन दोनों मिलकर इसका एक अच्छा आंसर बना सकते हैं, आप लोग और मैं। देखो अनुष्का का बहुत अच्छा जवाब आया, पहला फेलियर उन्होंने बताया अनस्किल्ड वर्कर, वेरी गुड। और बताओ सभी बच्चे, वेरी गुड। प्रतिभा का बहुत अच्छा आया है कि सर लॉस्ट हो जाना डेटा का, वेरी गुड। और बताओ बच्चों, और बताओ, बिंदास बताओ, बिंदास बताओ। हार्डवेयर जो है वो सिक्योर्ड नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या?
हार्डवेयर जो है वो आपका सिक्योर्ड नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या कि एडवांस लेवल के आप टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं, आप एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि हैकिंग हो जाए, ऐसा हो सकता है हैकिंग हो सकता है नहीं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाए, कोई बंदा जिसको नहीं चेक करना चाहिए वो भी उसको चेक कर रहा है। देखो, जिस चीज के फायदे हैं उसका फेलियर तो है भाई। हाँ, पासवर्ड लीक वही चीज। देखो, फेलियर हमने यहीं पे, अब इन फेलियर को अगर आप एक्सप्लेन करने लग जाओगे तो कितना बड़ा आंसर हो गया आपका, और आपने और मैंने यहीं बैठे बैठे बना दिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट देखा जाए तो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ये वो प्लानिंग से ही रिलेटेड है कि जरूरत क्यों है। जरूरत इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पे बिजनेसेस बहुत बड़े हो गए हैं, आज के टाइम पे कस्टमर जो है वो बहुत ज्यादा आ गए हैं, और आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा आ गया है। अगर हम लोग इनको इस तरीके की अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो निपट लेंगे भैया जल्दी से मार्केट में। इसलिए जरूरत आ गई है कि हमको कंपनी को ये चीजें देनी, कस्टमर्स को ये चीजें देनी पड़ती है, कंपनी को ये चीजें रखनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जून 2019 में डायरेक्टली 10 नंबर का क्वेश्चन आया है। देखो लगातार आ रहे हैं, दिसंबर में आया, जून में आया, देखो लगातार सिंपल क्वेश्चन आया है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, दोनों चीजें अपन ने लिखी हुई है। ये ऑब्जेक्टिव्स लिखे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने लिखा। मुझे बताओ यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। अब देखो, देखो दिसंबर 2017 में क्वेश्चन आया 10 नंबर। देखो आप, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, अभी अभी बताया, और एक क्वेश्चन तो रिपीटेड है, आप देखो, देखो रिपीटेड है, देखो, और देखो नंबर भी सेम है, 6 नंबर का। तो अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए तो बहुत इजी है हमारे लिए। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना बच्चों मैंने यहाँ पे दे दिया, ये अपने नेक्स्ट टॉपिक का है, वो मैं बता दूंगा आपको, टेंशन नहीं लेने का। तो मैं दोबारा से बोलता हूँ, अभी तक हमने पढ़ा बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है, उसके बाद में हमने पढ़ा डू पॉइंट एनालिसिस क्या होता है, उसके बाद में मैंने आपको बेंचमार्किंग और बेंच ट्रेंडिंग बताया, और उसके बाद में मैंने आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और उसके अलावा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बताया। मुझे बताएं आप लोग, आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई है कि नहीं आई है, जल्दी से बता दें। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो अब बाकी का जो है वो हम कल पढ़ेंगे अपना, ठीक है ना, और कल सैटरडे है आपका, तो आज की क्लास में मतलब हम लोग इतना ही करके रखेंगे।